नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति विद राठी के साथ, जहां हम बात करते हैं राजनीति के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति व वर्तमान में बढ़े आतंकी हमलों के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ है कि आतंकी हमले इतने भारी तादाद में बढ़ गए हैं, और वो भी जम्मू क्षेत्र में। डोडा, जो कि जम्मू रीजन में आता है, वहां पर पिछले 5 हफ्तों में तीन आतंकी हमले उस क्षेत्र में हो चुके हैं, जो कि आमतौर पर शांत समझा जाता था। जम्मू क्षेत्र कश्मीर के मुकाबले अगर आप घटनाओं की कंपैरिजन करेंगे तो जम्मू क्षेत्र शांत माना जाता था। लेकिन अभी हाल में ऐसा क्या हुआ है कि जम्मू में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। बस इस बार जितने भी हमले हैं वो सैन्य ठिकानों पर या सैनिकों के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं। आज हम बात करते हैं विस्तार से इस बारे में कि आखिर क्या कारण है। जम्मू में बढ़ रही घटनाओं पर सभी विश्लेषक अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने भी हालिया बयान इसमें जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियां व उनसे जुड़े हुए लोग व स्थानीय नागरिक आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसा बयान जायज है? एक डीजीपी स्तर के अधिकारी के लिए एक जनरलाइज बयान दे देना कि क्षेत्रीय पार्टियां व स्थानीय नागरिक इनसे जुड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कुछ जगह पैसों के लालच में व बंदूक के दबाव पर कई स्थानीय नागरिक आतंकियों को शरण दे देते हैं। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही है? उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दों के बारे में, क्योंकि डोकलाम में व चीन के साथ जो लद्दाख क्षेत्र में हमारा विवाद चल रहा है, वहां पर जो सैन्य नफरी भेजी गई थी वह ज्यादातर अधिकांश संख्या में जम्मू क्षेत्र से भेजी गई थी। जम्मू क्षेत्र जो आमतौर पर शांत समझा जाता था, वहां की फोर्स को उठाकर लद्दाख में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वजह से जम्मू क्षेत्र में सैन्य कर्मियों की काफी कमी हो गई थी और उस रिप्लेसमेंट को वापस भरा भी नहीं गया वहां पर, और नई तैनातियां नहीं दी गई, जिसके कारण जम्मू क्षेत्र में कमी हो गई सैन्य कर्मियों की। उस वजह से आतंकियों को लूप होल्स भी काफी मिल जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सेना कम है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती जम्मू क्षेत्र में ज्यादा है, वह उनकी दक्षता पर भी यह सवाल उठते हैं कि क्या वो सैन्य कर्मियों के मुकाबले थोड़े कम बेहतर हैं, जिस वजह से वो काउंटर ऑपरेशंस में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं जितने सैन्य काउंटर ऑपरेशन सफल होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह तथ्यात्मक तौर पर गलत है। भारत के अर्धसैनिक बल भी उतने ही सक्षम हैं जितने सैन्य कर्मी। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि अक्टूबर तक चुनाव आयोग की टीम जाए और चुनाव की घोषणा करे। अगले माह चुनाव आयोग की टीम जम्मू और कश्मीर जाने वाली है। उसको भी लेके कई लोगों का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इसी वजह से अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है ताकि भारत में चुनाव न हो पाए। मैं इस चीज के पीछे एक वजह यह भी देखता हूं, जब पूरा प्रदेश शांत था, कोई आतंकी घटना नहीं हो रही थी, तो अचानक से जम्मू में ये शुरू कैसे हो गई? जम्मू में शुरू होने का मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान यह संदेश दुनिया भर में देना चाहता है कि भारत जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। भारत विश्व पटल पर पाकिस्तान भारत के बारे में यह नकारात्मक संदेश देना चाहता है। और पाकिस्तान ने जब आतंकी घुसपैठ वाली घटनाओं को जब रिवाइज किया, दोबारा शुरू किया, तो उनके लिए सबसे आसान क्षेत्र उनके लिए जम्मू का लगा। जम्मू में 12 महीने घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि जम्मू में किसी प्रकार की कोई बर्फ नहीं है। कश्मीर घाटी में और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो वहां पर घुसपैठ करना मुश्किल है। वहां जंगल क्षेत्र ज्यादा नहीं है, वहां बर्फबारी ज्यादा होती है, जबकि जम्मू में ऐसा नहीं है। जम्मू में दुर्दांत जंगल है, जम्मू में कोई बर्फ नहीं है। और दूसरा, जम्मू में क्या है, आपको छिपने की जगह ज्यादा मिल जाएंगी। आप घने जंगलों में कई दिन तक बिना किसी सहायता के, बिना किसी लोकल की सहायता के आप जंगल में छुप सकते हैं। और कश्मीर की आप बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ स्थानीय सहायता की जरूरत जरूर पड़ेगी। यह मुख्य कारण है कि वहां पर जम्मू क्षेत्र में घटनाएं बढ़ गई हैं। कुछ पूर्व सैन्य कर्मियों से बात कर हमें ये जानकारी मिली है कि डोडा क्षेत्र में भी जो काउंटर ऑपरेशन हुआ, उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर वो हमारे सैनिकों को ट्रैप किया गया था, जिसमें हमारे सैनिक उलझ गए, जिस कारण वहां पर हमारी शहादत ज्यादा हुई। वह जिस जगह पर टेररिस्ट रुके थे वहां उन्हें क्लियर फील्ड ऑफ फायर मिला। वहां पर उन्होंने एक तरह का एम्बुश लगाया था। ये आतंकी इलेक्शन से पहले यह जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू सुरक्षित नहीं है, जम्मू चुनाव के लिए तैयार नहीं है, भारत सरकार जबरदस्ती चुनाव थोप रही है, या भारत सरकार चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है। यह संदेश या दुनिया भर में देना चाहते हैं। हमारा अगला सवाल था, क्या
आतंकी हमसे 2 कदम आगे हैं या उन्होंने घुसपैठ के नई तरीके खोज ली है। मेरा अपना मानना यह है कि आतंकवादी इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं आते हैं, वो टनल के रास्ते या कहीं पानी के रास्ते वो घुसपैठ करने में सफल हो पाते। दूसरा, अगर वो घुसपैठ कर रहे हैं तो यानी इसका साफ मानना यह है कि वह हमारी सुरक्षा एजेंसियों से 2 कदम आगे हैं, तभी वो घुसपैठ कर पा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां उनको भेदने में सक्षम नहीं रही है फिलहाल में। सैन्य मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चुनाव तक ये घुसपैठ जारी रहेंगी, वह घुसपैठ की संख्या बढ़ भी सकती है। और इसमें एक राजनीतिक एंगल यह भी देखने को मिला है कि अधिकांश हमले हिंदू बहुल क्षेत्रों में हुए हैं, जिसका राजनीतिक संदेश भी जाता है। कुछ पूर्व सैन्य कर्मियों से हमारी बात हुई, हमने उनसे जानना चाहा कि क्या कश्मीर के मुकाबले जम्मू में ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा कमजोर है जिस वजह से ये घटनाएं हो रही है। तो उनका कहना यह था कि कश्मीर में हार्श विंटर्स होती है, वहां पर सर्वाइव करना काफी मुश्किल है, जबकि राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ क्षेत्र में डीप जंगल है, वहां पर आतंकी सस्टेन कर पाते हैं। दूसरा, जो लोकल पहले आर्मी के साथ थे, सपोर्ट करते थे, किन्हीं घटनाओं की वजह से वो अभी सेना के साथ उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक लार्ज पॉपुलेशन में सेना के प्रति थोड़ी नाराजगी है, वो काफी कारण उसके हो सकते हैं। उस वजह से जम्मू क्षेत्र में ह्यूमन इंटेलिजेंस थोड़ा कमजोर हुआ है। हमने एक स्थानीय नागरिक से यह भी पूछा कि क्या धारा 370 हटने के बाद कुछ विकास कार्य हुए हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। उनका मानना यह था कि कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, लेकिन वह भी जो NTPC है, NHPC है, केंद्रीय PSUs है, उनको दे दिया गया। जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय कंपनियां थी या स्थानीय लोग थे, उनको उसमें उतना काम नहीं मिला। उसमें जितनी भी सेंट्रल PSUs है, यानी जो काम मिला उसका जम्मू रहने वालों को कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, वो उनका 5 वर्ष में जो स्टार्ट होने वाले थे, 5 वर्ष उनको हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनमें 50% भी काम नहीं हो पाया है, जिस कारण जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र में एक नाराजगी भी है कि जो 370 हटाने के बाद वादे किए गए थे उस स्तर पर कार्य नहीं हो पाया है जम्मू कश्मीर में। दूसरा, एक युवाओं में भी यह नाराजगी सरकार के प्रति है कि कोई बड़ी नौकरी नहीं जनरेट हुई है किसी प्रकार का। अगर पुलिस को छोड़ दें, पुलिस में थोड़ी बहुत वैकेंसियां निकली थी, लेकिन पुलिस के अलावा राज्य स्तर पर कोई नई नौकरी नहीं निकली है, जिस कारण युवाओं का एक वर्ग भी नाराज है। स्थानीय पत्रकारों का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में जब इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी 80s 90s में, उस समय भी इलेक्शन हुए हैं। तो क्या अगर सरकार अब इलेक्शन कराने में नाकामयाब रहती है तो ये सरकार अपने सैन्य बलों का ही अपमान नहीं कर रही है? क्या सैन्य बल सक्षम नहीं है कि चुनाव कराए जा सके? सरकार पर यह सवाल भी उठ रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार चुनाव कराना चाहती है, सरकार चुनाव के लिए थोड़ा इंतजार करेगी। पर अगर सरकार चुनाव के लिए तैयार नहीं है तो ये सरकार अपने सैन्य कर्मियों की काबिलियत पर सवाल उठा रही है, क्योंकि 1 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा सैन्य कर्मी है। तो क्या यह सैन्य कर्मियों का अपमान नहीं है कि क्या सैन्य कर्मी चुनाव कराने में भी सफल नहीं होंगे या चुनाव नहीं कराए जा सकते? कुछ स्थानीय पत्रकारों से हमने बात की कि क्या जो नई पार्टियां जम्मू कश्मीर में रजिस्टर हुई है उनका कोई नुकसान पुरानी पार्टी जो PDP व नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको कोई होगा? तो उनका मानना यह था कि जितनी भी नई पार्टियां फिलहाल रजिस्टर हुई हैं, वो चुनाव में हिस्सा लेने जा रही हैं, उनके बारे में आम जनता को सब मालूम है कि उनमें से अधिकांश BJP की B टीम की तरह काम कर रही है। तो जनता शायद उनके साथ न जाए, जनता जो पुरानी पार्टी है उनके साथ ही जुड़े रहे। एक उदाहरण जो इंजीनियर रशीद का है वो अलग कारणों की वजह से है। उनके पीछे क्या कारण थे, किस बैकग्राउंड में उनको चुना गया? हालांकि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया, लेकिन उनका पीछे बैकग्राउंड में कारण कुछ और थे जिस कारण से वह चुनाव जीत पाए। तो ये थी जम्मू कश्मीर की बात। देखते रहिए राजनीति विद राठी।